हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग लेकर के आए हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट सेकेंड, जो कि पिछले पार्ट में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हो जाते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ और किन क्षेत्रों में शुरू हुआ, और उनको शुरू करने वाले महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे, खास करके जैसे हम राजा राम मोहन राय की बात करें या उनके साथ विवेकानंद जी की बात करें या स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यदि जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसको अवश्य देखें, वो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर होंगे। फिर भी इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों को आज हम याद करवाएंगे आपके बीच में, यहाँ लेकर के ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, इनसे क्वेश्चंस आपके एक भी ना छूट पाएँ, क्योंकि इसे याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो पूरे भारत के आधुनिक इतिहास में इस चैप्टर को पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप सामाजिक धार्मिक स्थितियों को समझते हैं, साथ ही साथ किन कारणों से यहाँ पे सामाजिक धार्मिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी और वह समाज सुधार किस प्रकार से आगे बढ़ा और फिर हम लोग आधुनिकता के युग में आए, इन चीज़ों को समझने का एक अवसर मिलता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही एक शानदार चैप्टर है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक शानदार चैप्टर है, लेकिन यहाँ हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम लोग चलते हैं सीधे डिस्कशन में, देखते हैं हमारे बीच में क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट कर दूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी फ्रेंड्स नहीं देखें उन्हें भी मैं बता दूं कि इसको आप जा करके देख लें। जैसा कि एक छोटा सा मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे करके आगे निकलना चाहता हूँ ताकि इसको आप कनेक्ट कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि किन क्षेत्रों में शुरुआत हुई थी ये आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वो क्षेत्र यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, बंगाल के क्षेत्र में शुरुआत हुई थी, मद्रास के क्षेत्र में, बम्बई के क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में। मुख्य रूप से ये शुरुआती दौर था। उसके बाद धीरे धीरे भारत के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी ये समाज सुधार आंदोलन आगे बढ़ा था। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको कि आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जा करके देख सकते हैं। चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में देखेंगे। खास करके यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बता दूं कि कुछ अधिनियम है। मैं एक बार पुनः ब्रीफ कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे जैसे कुछ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30+ जो महत्वपूर्ण संगठन हैं और उनके संस्थापक हैं, उन्हें याद करवाना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपको लग रहा होगा 30+ कैसे याद होगा, अभी आपको याद सारा हो जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ सती प्रथा अधिनियम जो आया था, शिशुवध निषेध अधिनियम आया था, दास प्रथा अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठगी प्रथा के लिए अधिनियम आया था। इसको किसने लाया, कब आया, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे जो अधिनियम जितने हैं, उस मुख्य प्रमुख जो अधिनियम थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग अभी याद करवाएंगे। आइए चलते हैं, हम लोग चलते हैं कितने अधिनियम प्रमुख थे जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कि उस समय लाए गए थे समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए, और इसमें बहुत ही काफ़ी व्यक्तियों का, यूरोपीय व्यक्तियों का और भारतीय व्यक्तियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन अधिनियम हैं और उनके संस्थापक या किनके समय में ये अधिनियम लाया गया था। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है आपका 1795 से 1804 के बीच का एक अधिनियम है। देखिए दोस्तों, आपको ईयर याद हो ना हो, कम से कम ये अधिनियम क्या था और किसके समय में आया था ये अवश्य याद रखेंगे। किसी किसी का खास रूप से अधिनियम का ईयर भी याद रखना है, मैं बता दूंगा। तो ये 1795 से लेकर 1804 के बीच में एक अधिनियम आया था जिसे कहते हैं शिशु या बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम। तो शिशु या बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम जो आया था वो सर जॉन शोर के समय में आया था, जब सर जॉन शोर यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे बंगाल में, उनके समय में ये आया था शिशु या बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम। और उसके बाद में यह अधिनियम
पूर्णतः जो है वेलेस्ली के टाइम में, जो कि 1804 में पूर्णतः इसे लागू करके ये शिशु बाल हत्या अधिनियम को यहाँ पे पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। तो यहाँ पे दो व्यक्ति जुड़ जाते हैं, सर जॉन शोर, जिनके कार्यकाल में यह शिशु बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था, और अंततः ये वेलेस्ली के समय में भी इसे लागू किया गया था पूर्ण रूप से। जो कि यह अधिनियम जो था उसमें एक नियम 3 था, उस नियम 3 के द्वारा, धारा 3 के द्वारा शिशु बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही शानदार, कुछ करना नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या है? शिशु या बाल हत्या। तो शिशु या बाल हत्या यदि आप करेंगे तो क्या होगा? शोर होगा। क्या होगा? शोर होगा। तो शिशु या बाल हत्या अधिनियम सर जॉन शोर है, इसको आप कनेक्ट कर लेंगे कि शिशु की हत्या या बाल की हत्या या बच्चे की हत्या करेंगे तो शोर होगा, इसलिए शिशु बाल हत्या प्रतिबंध अधिनियम जो लाया गया था सर जॉन शोर के समय में, वहीं वेलेस्ली के समय में अंतिम रूप से इसे लागू किया गया था नियम 3 के द्वारा, धारा 3 के द्वारा। अब चलते हैं दूसरे अधिनियम की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि इसके बारे में सभी जानते हैं और सबको याद भी रहता है कि दिसंबर 1829 में ये एक अधिनियम लाया था, सती प्रथा अधिनियम। सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए अधिनियम लाया गया था मुख्य रूप से 1829 में बंगाल के क्षेत्र के लिए। इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका, साथ ही साथ विलियम बेंटिक जो उसमें गवर्नर थे बंगाल के, उनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सती प्रथा अधिनियम जो लाया गया था बंगाल के क्षेत्र में दिसंबर 1829 में, वह राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिक के समय इसे लाया गया था। इसमें इस सती प्रथा अधिनियम में एक धारा 17 है, धारा 17 के द्वारा इसे लाया गया था। वहीं मैं बता दूं कि बम्बई और मद्रास में से पूर्ण रूप से 1830 में लागू किया गया था, जिसका डिस्कशन डिटेल में हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो ये सबको याद रहता है, 1829 में सती प्रथा अधिनियम राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17 के द्वारा इसे लाया गया था। बंगाल के क्षेत्र में 1829 में, वहीं मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में या अन्य भारत के क्षेत्र में 1830 से इसे लागू किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखेंगे। अगला अधिनियम जो हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि 1830 में एक ठगी प्रथा अधिनियम को, ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए अधिनियम लाया गया था। ये ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए स्लीमैन के द्वारा लाया गया था मुख्य रूप से। उस समय बेंटिक, विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, उनके द्वारा स्लीमैन को भेजा गया था इसे खत्म करने के लिए एक अधिनियम। इन्हीं के स्लीमैन के बदौलत ही ये अधिनियम ठगी प्रथा अधिनियम बना था, लाया गया था। तो इसमें मुख्य भूमिका स्लीमैन की होती है, लेकिन कार्यकाल किनका है? बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो दोनों ऑप्शन में आप देख करके उसे आप उसके साथ जाएंगे। स्लीमैन होगा तो स्लीमैन मारेंगे, बेंटिक होगा तो आप बेंटिक के साथ जाएंगे। तो यह स्लीमैन के द्वारा जो है पूर्णतः लाया गया था, जो कि 1837 में इसको अंततः स्लीमैन के द्वारा जो ठगी प्रथा अधिनियम लाया गया, 1837 में पूर्णतः इसे ख़त्म कर दिया गया था, ला करके इसके पूरे देश में इसे अपने ब्रिटिश क्षेत्र में ये लागू कर दिया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी 1830 में। अब इसे याद कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इसे याद करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? ठगी है, तो ठगी कौन करेगा? तो ठगी करेगा जो मैन होगा। कैसा मैन? स्लीमैन। तो ठगी करने वाला कौन होता है? मैन होता है। तो उससे ठगी प्रथा, स्लीमैन, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ठगी कौन करेगा? एक जो मैन होगा, और वो मैन कैसा होगा? टीक वाला होगा। कैसा होगा? टीक वाला मैन जो होगा वह ठगी करेगा। इसलिए ठगी प्रथा विलियम बेंटिक के समय स्लीमैन ने कराया था। टीक वाला मैन ठगी करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं अगला, जो कि 1843 में दास प्रथा अधिनियम, दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए अधिनियम लाया गया था। तो यह दास प्रथा अधिनियम एलन बरो के समय आया था। इसमें नियम 5 द्वारा इसे लागू किया गया था। ये नियम जो मैं बता रहा हूँ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कभी कभी ऐसा आपको जो पैटर्न से हट के क्वेश्चंस यदि पूछ दिया जाएगा तो ये क्वेश्चंस डाल सकता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, फिर भी ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से
किसने लाया, किसके समय में लाया, ये याद रखना है। तो 1843 में इसे इसका ईयर भी याद रखेंगे। ब्रह्म समाज का जो अधिनियम सती प्रथा अधिनियम लाया था 1829 में, इसे भी 1829 का याद रखेंगे। और ये 1843 जो है दास प्रथा अधिनियम लाया गया था हेलेन बरो के समय में। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए दास प्रथा क्या था। दास प्रथा था कि किसी व्यक्ति को कहीं से अपने अधीन ला करके उससे काम करवाना, मतलब अपने पास लाना। तो उसे हम कहीं ना कहीं से लेकर के आते थे, तो जहाँ कहीं से हम लोग लेकर के आते थे उसे, तो उस व्यक्ति को हम लाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बोरो कहेंगे। कहीं से बोरो करके ला रहे हैं, तो इसलिए दास प्रथा मतलब दास मतलब किसी को बोरो करके हम लाए, इसलिए दास प्रथा अधिनियम किसने लाया, एलन बरो ने। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे, किसी व्यक्ति को हम लाए वह बोरो करके लाए, इसलिए दास प्रथा अधिनियम जो है एलन बरो ने लाया था 1843 में, इसके समय में लाया था, याद रखेंगे। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि जो कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। विधवा पुनर्विवाह क्या था कि विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं होता था, तो उनके लिए अधिनियम लाया गया 1856 में। इसका ईयर याद रखेंगे 1856 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें डिटेल यहाँ पे मैं बताऊँगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है क्या था। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मुख्य रूप से कैनिन के समय इसे लागू किया गया था। यहाँ पे दो तीन चीज़ बारीक से आप समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि कन्फ्यूजन लगातार स्टूडेंट के बीच में बना हुआ रहता है। मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहली बात, अभी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को छोड़ दें, फिर पहले समझ लें क्या कि यहाँ पे देखिए डलहौजी एक व्यक्ति थे जो कि बंगाल के गवर्नर थे। उनका कार्यकाल जो था वो 1848 से, भारत के गवर्नर जनरल, तो उनका कार्यकाल था 1848 से लेकर के फरवरी 1856 तक। ये फरवरी याद रखेंगे, 1848 से लेकर के फरवरी 1856 तक ये डलहौजी का कार्यकाल था। तो उसके बाद कैनिंग का कार्यकाल समझ लीजिए। कैनिंग का कार्यकाल था फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862। इन दोनों, फरवरी में डलहौजी चले गए थे और आ गए थे कैनिंग, और कब तक रहे थे, 21 मार्च 1862 तक रहे थे। अब इसमें क्या समझना है, इस डेट को कैसे लिंक करके मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या है कि ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था, तो कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि किसने लाया, किसके समय आया, और किसने इसे लागू किया। तो यहाँ पे देखिए 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, एक्चुअली ये लिखित किया गया था, प्रारूपित किया गया था डलहौजी के टाइम में। क्या था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये बना जो था वो डलहौजी के टाइम में बना था, लिखा गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। तो कब लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ 26 जुलाई 1856 को। तो 26 जुलाई 1856 के समय में कौन है, यहाँ पे देख लीजिए, कैनिंग का कार्यकाल है, जो कि 1856 में फरवरी में ही ये आ जाते हैं। और विधवा पुनर्विवाह लागू होता है, विधवा पुनर्विवाह नियम लागू होता है 26 जुलाई 1856 को। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित हुआ था डलहौजी के समय में, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था कैनिंग के समय में। तुम अप्रोप्रिएट उत्तर जाएंगे कैनिन के साथ। वहाँ पे यदि स्पेशल लिख दिया जाए कि किसके समय प्रारूपित हुआ था, लिखा गया था, तो वो आप जाएंगे डलहौजी के साथ। और ये विधवा पुनर्विवाह नियम अधिनियम जो है वो मुख्य रूप से 26 जुलाई 1856 से ये लागू हुआ था। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। तो विधवा जो है वो विधवा से कौन शादी करेगा, विधवा से विवाह करना है, ऐसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ एक दिमाग में बैठाने के लिए, कि विधवा से कौन विवाह करेगा, जो अंधा काना होगा, उस टाइप का हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि विधवा से विवाह करने वाला कौन होगा, काना होगा। तो काना लोग मतलब कैनिंग, काना से जोड़ लेंगे कैनिंग, तो विधवा से विवाह करने वाला काना मतलब कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह जो है कैनिंग के समय लागू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका विधवा पुनर्विवाह को लेकर के काफ़ी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह को लागू कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त किए थे और सफल भी हुए अंततः, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे का जो है यह विवाह कर दिए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने खुद के बेटे का विवाह एक विधवा से करवा करके विधवा पुनर्विवाह नियम को लागू करने के लिए एक प्रेरित किए थे लोगों को, जिसके कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, इनका योगदान माना जाता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जो कि अन्य महत्वपूर्ण जो अधिनियम है यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बच गया जिसे हमें ध्यान रखना है। इतना याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आता है 1891 का एक अधिनियम है। 1891 में एक अधिनियम आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट को ही आयु सम्मति अधिनियम कहा जाता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट को ही आयु सम्मति अधिनियम कहा जाता है। तो ये कंसेंट एक्ट क्या था, मुख्य रूप से कि जो लड़कियों की आयु थी विवाह करने का, उसका एक उम्र निर्धारित हुआ करता था। तो उम्र निर्धारित करने के लिए यहाँ पे लैंसडाउन की तरफ से ये अधिनियम लाया गया था। इनके समय में ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। इस अधिनियम से क्या तय किया गया था कि विवाह का जो उम्र होगा स्त्री का या लड़की का, वो कम से कम 12 वर्ष से होना चाहिए, कम से कम 12 वर्ष होना चाहिए। 12 वर्ष से कम की आयु की लड़की का विवाह उस समय नहीं कर सकते थे। ऐसा अधिनियम लाया था कि कौन, 1891 में लैंसडाउन ने। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो किसी के उम्र को डाउन ना करें, इसलिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो रखेंगे, आयु सम्मति अधिनियम रखेंगे, वो किसी व्यक्ति किसी लड़की के उम्र को डाउन नहीं करेंगे। उससे आप क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके रखेंगे। लैंसडाउन ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि विवाह के उम्र को निर्धारित करता था, उसे लाया था कि उम्र को डाउन नहीं करेंगे। कितने से कम नहीं करेंगे, 12 से कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का जो मुख्य विरोधी थे तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक इस बात का विरोध किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय बाल विवाह बहुत आसानी से हुआ करता था। तो तिलक जी इसके विरोधी थे कि ये 12 वर्ष का जो उम्र है यह सही नहीं है। तो तिलक जी इस नियम के विरोध में थे, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट या आयु सम्मति अधिनियम का विरोधी कौन था, तो तिलक जी थे। और इसे कौन लाया, तो एज को डाउन नहीं करना है, तो लेंस डाउन। इसी के साथ अन्य यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एज को लेकर के, विवाह को एज को लेकर के कुछ अन्य नियम आए थे आगे चल के, तो मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो आया, उसके अलावा यहाँ पे अन्य जो एक्ट है वो 1930 में शारदा अधिनियम क्या था, शारदा अधिनियम 1930 में लाया था, शारदा एक्ट लाया गया था। ये इरविन के समय में आया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। शारदा एक्ट 1930 में जो है इरविन के समय में आया था, और इनका कहना था कि 14 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए लड़की का, और लड़के का उम्र कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। ये दोनों एज लाया था कौन, शारदा एक्ट के तहत। फिर यहाँ पे आगे हम बढ़ जाते हैं, जो कि 1937 में हिंदू महिला संपत्ति का अधिनियम लाया गया था। हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार का अधिनियम लाया था 1937 में। महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो कि 1937 में इसे हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लाया था। किसने लाया था इसे, लिनलिथगो ने लाया था। लिनलिथगो ने लाया था हिंदू महिला संपत्ति का अधिनियम, लिनलिथगो ने लाया था। तो ये इसको बाद में संशोधित किया गया 1956 में। इसके संशोधन के बाद क्या गया कि जो गोद लिया हुआ है व्यक्ति, उन्हें भी उसके मतलब कोई व्यक्ति, कोई लेडीज़ है, यदि उनका पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, तो यदि वो गोद ले लेते हैं किसी बच्चे को, तो वह गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार उनके पैतृक संपत्ति में, मतलब लड़की या उस महिला की जो पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, वह गोद लेने वाले उस पुत्र का भी अधिकार उसमें हो जाएगा। और पालन भत्ता का भी अधिकार इसमें निर्धारित किया गया था, इसे संशोधित करके हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के तहत, कि पैतृक संपत्ति में हिंदू महिला जो होगी उसका भी अधिकार होगा, और वह महिला की का यदि व्यक्ति का, उस महिला का यदि कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो गोद लिए हुए व्यक्ति का भी अधिकार उसके संपत्ति में होगा, और उसे पालन भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसा निर्धारित किया गया था हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के तहत। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बात आती है इसे याद कैसे करें, तो हिंदू महिला संपत्ति, तो यहाँ संपत्ति को आप ध्यान में रखेंगे। संपत्ति से क्या होगा, संपत्ति में कोई व्यक्ति लीन हो जाता है, महिलाएं लीन हो जाती है संपत्ति को लेकर के, कि संपत्ति जो भी है उसमें इनका लीन हो जाना, संपत्ति अधिनियम का लाना लिनलिथगो के द्वारा। तो संपत्ति में लीन होना, इससे आप याद रखेंगे हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लिनलिथगो, संपत्ति में लीन हो जाना। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बच गए हैं आपके अधिनियम, उसको देख लेते हैं हम लोग फटाक से। क्या है हमारे बीच में अन्य महत्वपूर्ण, अगला है महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पे है 1872 का।
ये याद रखेंगे ईयर भी। सिविल मैरिज एक्ट, ये सिविल मैरिज एक्ट क्या था? अंतरजातीय विवाह था। सिविल मैरिज एक्ट था अंतरजातीय विवाह, ये नॉर्थब्रुक ने उसके समय में ये आया था, नॉर्थब्रुक ने लाया था। ये अंतरजातीय विवाह क्या था कि अंतरजातीय विवाह भी मतलब एक जाति दूसरे जाति में भी विवाह कर सकते हैं, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में भी विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जाति वगैरह का वहाँ पे कोई बंधन नहीं होगा। इसका संशोधन 1954 में करके लाया था। तो ये 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट हुआ, अंतरजातीय विवाह नॉर्थब्रुक ने लाया। इसे याद कैसे करेंगे? तो अंतरजातीय विवाह करने का उस समय क्या था? बहुत बड़ा विरोध होता था। अब भी है बहुत जगह समाज में, बट उस समय विरोध होता था। तो विरोध होता था तो उसको ज़बरदस्ती किसी तरह करना है या उसको समझौता करके करना है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति को नाथ करके, दो अलग अलग धर्म के या दो अलग अलग जाति के व्यक्ति को नाथ देंगे, नाथ करके तब उसका विवाह करवाएंगे, तो नॉर्थब्रुक हो जाएगा। सिविल मैरिज एक्ट के तहत इसको ध्यान रखेंगे कि दो अलग अलग जाति के व्यक्ति को या दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति को, क्योंकि लोग वहाँ पे मना करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग नाथ देंगे, नाथ करके फिर उसको विवाह करवाएंगे, तो अंतरजातीय विवाह हो जाएगा नॉर्थब्रुक के समय में। तो दो अलग अलग जाति के व्यक्ति को नाथेंगे तो नाथ से हो गया नॉर्थब्रुक। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख पाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पे छोटा सा बात कर लेते हैं जो कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे है, आप देख लीजिए कि बाल विवाह से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि कन्फ्यूजन ना रहे, उसे एक जगह मैं करके लाया हूँ कि बाल विवाह से संबंधित जो अधिनियम लाए गए थे, जैसे कि 1872 में ही एक अधिनियम बनाया था, नेटिव मैरिज एक्ट। ये नेटिव मैरिज एक्ट क्या क्या था? ये नेटिव मैरिज एक्ट जो था उस समय ये लाया गया था, तो उसमें निर्धारित किया गया था उम्र, 14 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट के तहत कि किसी बच्ची का उम्र, महिला का उम्र, लड़की का उम्र 14 वर्ष कम से कम होना चाहिए, उसके बाद उसकी शादी हो सकती है। तो लेकिन ये आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने कर दिया था, और केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था, जिसके कारण इससे इनके समर्थक अलग हो गए और ये खुद अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था। तो इस बात को पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में बच्चों के लिए आया। उसके बाद 1891 में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सम्मति आयु अधिनियम, जो कि सम्मति आयु अधिनियम में बोला गया था कि 12 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, और पी मालाबारी ने इसे, मालाबारी द्वारा इसे महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया था, मालाबारी ने इसमें सहयोग किया था। तो 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, तो सम्मति नहीं होगा किससे, 12 वर्ष से कम नहीं होगा, मतलब डाउन नहीं करेंगे, तो सम्मति आयु अधिनियम कौन होगा, लेंस डाउन। और शारदा एक्ट 1930 में, जो कि इरविन के समय में आया था, इसमें कहा कि 14 वर्ष कम से कम होना चाहिए लड़की का उम्र और 18 वर्ष होना चाहिए उम्र लड़के का कम से कम। और 1978 में अंततः बाल विवाह विरोध या निरोध अधिनियम लाया गया था 1978 में, जिसमें यह निर्धारित अंततः किया कि 18 वर्ष की लड़की हो और 21 साल का लड़का हो तभी उनकी शादी होनी चाहिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बाल विवाह अधिनियम से तहत, बाल विवाह अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है शारदा एक्ट के तहत कितने उम्र निर्धारित किए गए थे, तो 14 वर्ष, 18 वर्ष, इस बात को ध्यान रखेंगे। आयु सम्मति अधिनियम में कम से कम 12 वर्ष, तो ये एक बार ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक अभी आप जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं आपको आनंद से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, हमारे पास जो महत्वपूर्ण संगठन है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, और हमारे बीच में जो अन्य महत्वपूर्ण संगठन बच गए हैं, जो कि एक टफ टास्क लगता है लोगों को, स्टूडेंट को याद करने में, जो कि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से याद हो जाए, आप इसे समझ पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, इसको पूरा देखिए, आप इसमें आसानी से, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। जो कि पीछे हमने वीडियो में पढ़ा भी था, उसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण संगठन बच गए थे उसे भी मैं यहाँ एक जगह सारणीबद्ध करके लाया हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपका पूरा तैयारी इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का हो पाए। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे बीच क्या क्या है महत्वपूर्ण यहाँ पे संगठन और उनके संस्थापक। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको मैं यहाँ रेड से इंडिकेट कर दिया हूँ कि जिसको महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना, उस संगठन को, उसके संस्थापक को भी,
और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, ये कुछ कार्य हैं, ये याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम संगठन और उसके संस्थापक आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे बीच, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे है हमारे बीच में, क्या देख पा रहे हैं कि 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये सबको याद रहता है। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, और यही आत्मीय सभा अंततः ब्रह्म समाज में बदल जाता है, जो कि 1828 में ये ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। तो आत्मीय सभा बोले तो वो भी राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म समाज बोले तो भी राजा राम मोहन राय, क्योंकि 1815 में आत्मीय सभा का गठन हुआ, वो 1828 में ब्रह्म समाज में परिणत हो गया, और इसके संस्थापक मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय थे। और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, ये संगठन क्या करती थी, तो इसमें मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, हिंदू धर्म में सुधार की ये लोग बात करते थे, एकेश्वरवाद इनका सिद्धांत था, जैसा कि इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अच्छे से किया हुआ है, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे राजा राम मोहन राय को याद रखेंगे। 1815 में और 1828 में आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे ब्रह्म समाज से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जुड़ जाती है, क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस पर जुड़े थे यहाँ पे 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर, इससे पहले भी इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता भी यहाँ पे जुड़े थे, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, और ये फिर इसके बाद 1858 में केशव चंद्र सेन को उस आचार्य के रूप में नियुक्त कर देते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो केशव चंद्र सेन को यहाँ पे नियुक्त तो कर देते हैं आचार्य के रूप में, ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में केशव चंद्र सेन नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि केशव चंद्र सेन काफ़ी उदारवादी प्रवृत्ति के थे, सभी धर्मों को एक जैसा ये मानते थे, तो इससे इनकी उदारवादी प्रवृत्ति को लेकर के टैगोर जी से इनका मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण फिर ये केशव चंद्र सेन अलग हो गए ब्रह्म समाज से, और ये ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया। एक ब्रह्म समाज के रूप में ही रहा, जिसके संस्थापक या जिसके प्रवर्तक आगे चल करके देवेंद्रनाथ टैगोर ही रहे। फिर इसमें से दूसरा जो बना नवीन ब्रह्म समाज, वो केशव चंद्र सेन का नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। इस बात को याद रखेंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन का था, और पुराना जो ब्रह्म समाज है वो ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का धड़ा रहा। उसके बाद 1866 में यह क्या हुआ था, ये विवाद हुआ था। तो 1866 से ये ब्रह्म समाज दो भाग में बट गए थे, ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में केशव चंद्र के नेतृत्व में। फिर अंततः क्या हुआ कि 1878 में यह ब्रह्म समाज जो है, नवीन ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन का था, वह अपना ब्रह्म समाज को स्थापित कर दिया, किसमें? साधारण ब्रह्म समाज के रूप में। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि पीछे 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट था, जो बाल विवाह के अधिनियम को उल्लंघन करके जो केशव चंद्र सेन ने 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह कर दिया था, उस उल्लंघन के कारण इनके समर्थक अलग हो गए इनसे, और अंततः केशव चंद्र सेन जो है अपना अलग साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करके धीरे धीरे ब्रह्म समाज का विघटन होता गया, और ये ब्रह्म समाज का प्रभाव कम हो गया। और ये साधारण ब्रह्म समाज का जो आगे प्रवर्तक रहे वो शिवनारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये आगे लेकर के इसे गए। तो इस बात को याद रखेंगे, ये लगभग याद रहता है, ये कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है साथ ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन का, तो इसलिए आप लोग इसे बिना किसी ट्रिक के माइंड में बैठाने की कोशिश करेंगे। आत्मीय सभा बिना किसी वैज्ञानिक ढंग के तरीके से भी इसे समझा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसके बाद इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं, फिर नवीन ब्रह्म समाज में परिणत होता है, और अंततः साधारण ब्रह्म समाज में परिणत हो जाता है। अब चलते हैं अगले संस्थापक और उसमें संगठन की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ईयर भी याद रखेंगे। इस 1826 से 31 के बीच में मुख्य रूप से विवियन डेरोजियो ने बंगाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें इन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम रखा यंग बंगाल आंदोलन।
तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने बंगाल के क्षेत्र में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की और इसके तहत बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें कि मुख्य रूप से डेरोजियो की बात करें तो इसमें बहुत सारे और भी चीज़ इन्होंने किया इसके तहत, जैसे कि द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट इसने स्थापित किया, बंगहित सभा इसने स्थापित किया, डिबेटिंग क्लब इसने स्थापित किया, ईस्ट इंडिया ऑफ दैनिक समाचार इसने शुरू किया, जो पत्र का संपादक होता था ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र, उनका शुरुआत इन्होंने डेरोजियो ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। उसके बाद इन्होंने नारी की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे और एक सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना इन्होंने विवियन डेरोजियो ने किया था। तो इनके महत्वपूर्ण कार्य को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अब बात आती है कि इसे याद कैसे करें, तो यहाँ याद करने के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक कि इसमें क्या करना है कि क्या है डेरोजियो, कौन जिएगा बिना डर का, कौन जिएगा बिना डर का, जिएगा यंग लोग। कौन बिना डर के जीते हैं, यंग लोग। तो डेरोजियो डरे बिना जो जिएगा वो होगा यंग। तो विवियन डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही यंग दिमाग में आएगा यंग बंगाल, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन से भी पता चल जाएगा वहाँ पे कि जो नहीं डरेगा वही जिएगा, वो कौन नहीं डरेगा और जिएगा, तो यंग लोग नहीं डरेगा और जिएगा, तो विवियन डेरोजियो। अब यंग बंगाल आंदोलन के विषय में जो है एस.एन. बनर्जी जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी इन्होंने, और इन्होंने ही कहा था यंग बंगाल आंदोलन के बारे में कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक जो है किसने कहा था यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, इसमें अन्य जो तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य जो हैं, जो संगठन और संस्थापक हैं उसे याद करना है और उसको देख करके आगे बढ़ना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगला है 1829-30 में ही धर्म सभा का स्थापना किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। तो यहाँ इसको याद रखने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि धर्म सभा जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, धर्म का काम कौन करेगा, राधा जी करेंगी। तो धर्म का काम राधा जी करेंगे, याद रखना है कि धर्म का काम राधा जी करती हैं, इसलिए राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना किया था। ये धर्म सभा एक्चुअली में ब्रह्म समाज का विरोधी था, जो ब्रह्म समाज काम करते थे उसके विरोध में यह धर्म सभा स्थापित किया गया था कलकत्ता में, वो राधाकांत देव के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, धर्म सभा राधाकांत देव, राधा जी धर्म का काम करेगी। और ये हिंदू कट्टर हिंदूवादी था, ये जो संगठन था धर्म सभा, ये हिंदू कट्टरवाद को बढ़ावा देता था और ब्रह्म समाज का ये मुख्य विरोधी था। ब्रह्म समाज उदारवादी और सभी धर्मों को लेकर के चलते थे और पाश्चात्य शिक्षा के प्रवर्तक थे, लेकिन धर्म समाज इसके विरुद्ध थे, इसके अपोजिट थे, हिंदू कट्टरवादी थे। आगे चलते हैं, अगले सभा के बारे में देखते हैं, जो कि 1839 में बहुत महत्वपूर्ण है, तत्वबोधिनी सभा। ये तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर का सभा था। ये ब्रह्म सभा, इस सभा में जुड़ने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था और ये राजा राम मोहन राय के विचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से ये काम करते थे और प्रचार प्रसार करते थे। तो तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब इसे याद रखना है कैसे, तो इसको मैं बता देता हूँ कि तत्व क्या होता है। तत्व, आप कण, तत्व को एक कण मान लीजिए, तो कण कण में कौन होता है, भगवान होता है, मतलब देव होता है। तो तत्व में, कण कण में भगवान मतलब देव, तो तत्व में देव मतलब कण कण में देव, इसलिए तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आप याद रखेंगे। तो ये आपको याद रह जाएगा, थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारा ये याद हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे क्या है, 1841-71 पे बहुत महत्वपूर्ण, ये बट ध्यान रखेंगे, ये पंजाब का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो कि कूका आंदोलन है, इसी को नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। ये कूका और नामधारी आंदोलन जो है, जिसे कूका आंदोलन कहें या नामधारी आंदोलन कहें, ये महत्वपूर्ण पंजाब के क्षेत्र में यह सुधार के लिए शुरू किया गया था, कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन।
ये बालक सिंह और राम सिंह दोनों ने मिल करके ये कूका आंदोलन को चलाया था। मुख्य रूप से सिख समाज में सुधार की ये बात करते थे और धर्म सुधार के लिए इसने स्थापित किया था कूका आंदोलन, जो कि लुधियाना के क्षेत्र में काफ़ी ये प्रचलित थे, पंजाब के लुधियाना में। तो ये कूका आंदोलन किसने स्थापित किया? राम और बालक सिंह ने, राम सिंह और बालक सिंह ने इसे स्थापित किया था। तो याद कैसे रखेंगे, अब इसे देख लीजिए। जैसे कूका को आप ध्यान रखिए, कूका को याद रखिए कूदा, कूका को आप ध्यान में रखिए, कूका आएगा तो समझिए कूदा। कौन कूदेगा? कूद, उछल कूद कौन करता है? कूका मतलब कूदा, कूदा मतलब कौन कूदा? बालक। कौन बालक? राम बालक। तो राम बालक ने कूदा। तो कूका आंदोलन जैसे आएगा तो उसको आप ध्यान रखेंगे कूदा। और कूदा कौन? तो बालक। कौन बालक? राम बालक। तो राम बालक स्थापित किए थे कूका आंदोलन, जिसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 1861 में राधा स्वामी आंदोलन शुरू किए थे। राधा स्वामी आंदोलन आगरा के क्षेत्र में प्रचलित था। एक्चुअली एक बैंकर थे, बैंक के कर्मचारी थे जिनका नाम तुलसी राम था। ये तुलसी राम ने ही, एक बैंकर कर्मचारी ने ही राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत आगरा के क्षेत्र में किया था। और इनका अंत में नाम पड़ा क्या? तुलसी राम का शिवदयाल साहब। तो ये याद रखेंगे, शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी की आंदोलन की शुरुआत की थी। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? शिवदयाल साहब ने। तो शिवदयाल साहब का नाम क्या था? तुलसीराम, जो कि एक बैंकर थे, कर्मचारी थे बैंक के। तो इसे याद कैसे करेंगे, आप इसमें ध्यान रखें कि ये जो है राधा स्वामी, तो स्वामी कौन है? स्वामी कौन होते हैं? शिव भगवान। तो स्वामी मतलब शिव भगवान, तो राधा स्वामी के शिव दयाल साहब। याद रखेंगे कि स्वामी जैसे आएगा तो उसमें आप ध्यान रखें स्वामी कौन है? तो भगवान शिव, और जो कि दयालु भी हैं। तो स्वामी जो होते हैं, शिव होते हैं, वो दयालु भी हैं। तो शिव दयाल साहब स्वामी, राधा स्वामी आंदोलन। तो राधा स्वामी जो हैं वो दयालु हैं। कौन से? शिव दयाल। शिव भगवान जो हैं वो स्वामी हैं और दयालु हैं, इसलिए राधा स्वामी, स्वामी मतलब शिव भगवान को याद रखेंगे तो वो आपका बन जाएगा काम यहाँ पे। तो आगे हम लोग चलते हैं। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब ने किया, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका भी था मूर्ति पूजा का विरोध करना, धर्मशास्त्र को नहीं मानना, तंत्र विद्या को नहीं मानना, शराब का सेवन नहीं करना। इन सब चीज़ों का ये विरोध करते थे। मूर्ति पूजा, धर्मशास्त्र, तंत्र मंत्र, इन सब का ये विरोध करते थे। ये राधा स्वामी सत्संग का ये मुख्य रूप से आगरा के क्षेत्र में जो है ये इनका सिद्धांत था। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1866 में देवबंद यूपी के क्षेत्र में एक संगठन था देवबंद। तो यहाँ पे देवबंद यूपी के क्षेत्र में जो किया गया था, ये मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में सुधार के लिए लाया गया था, जो कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी थे ये मुख्य रूप से। और सैयद अहमद खान जो आगे चल करके अपना कार्य करते हैं, उन्हीं के सिद्धांत का ये विरोध किया करते थे। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने जो शुरू किया था वो अपना सिद्धांत पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के इस्लाम में धर्म की शुरुआत की बात की थी, तो उसके जस्ट अपोजिट ये देवबंद था। इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि देवबंद जो है, देवबंद एक ऐसा संगठन था यूपी के क्षेत्र में कि आगे चलकर जो सैयद अहमद खां जो इस्लाम धर्म में सुधार की बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से, उसी का जस्ट ये अपोजिट एक संगठन था देवबंद संगठन, जिसको कि हम लोग ध्यान रखेंगे और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देवबंद कहाँ का क्षेत्र में था? यूपी के क्षेत्र में ये देवबंद संगठन था, जिसको कि मुख्य रूप से कासिम नानातवी ने, राशिद अहमद खान ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे शुरू किया था, संगठित किया था, स्थापित किया था। तो इसको याद कैसे करेंगे इसे भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड देखिए। जैसे यहाँ पे क्या है मुख्य रूप से कि देवबंद, देव जो है देवबंद, देव को बंद कौन करेगा? देव को बंद करने वाले हैं नाना अहमद, और बाद में जो देवबंद है तो नाना अहमद कलाम उसको आज़ाद कर देंगे। तो इसको याद रखेंगे, देव जो बंद है उसको आज़ाद कौन करेगा? तो नाना अहमद कलाम आज़ाद कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे याद करने के लिए कि देवबंद जैसे दिमाग में आएगा तो देखना है आपको, दिमाग में लाना है कि देवबंद है तो देवबंद को आज़ाद कराना है। तो कैसे होगा आज़ाद? नाना जो है, नाना क्या नाम है? नाना अहमद कलाम देव को जो बंद है उसको आज़ाद करा देंगे। तो देवबंद नाना तवी अहमद कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में शुरुआत सुधार की बात करते थे और पाश्चात्य शिक्षा को ये मान्यता नहीं देते थे इस्लाम धर्म में। इनकी शुरुआत, ये देवबंद की शुरुआत यूपी में की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है 1867 का, ये ईयर भी याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं।
प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज मुंबई के क्षेत्र में स्थापित किया गया था 1867 में। ये आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था, मुख्य रूप से महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर के और आरजी भंडारकर को लेकर के इन्होंने स्थापित किया था प्रार्थना समाज की। तो इनका मुख्य काम क्या था, ये भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि एक ही ईश्वर होता है और महिला की दशा के सुधार के लिए मुख्य रूप से बात करते थे ये प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की यदि बात आएगी तो उसको याद कैसे रखेंगे, कौन कौन ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे जो 1867 में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रार्थना कौन करेगा, यहाँ पे याद रखेंगे आप। याद करने का मैं तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि इसको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए हमें प्रार्थना समाज को याद रखना है, तो क्या करेंगे, आत्मा से राम गोविंद का भंडार घर में प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे, आत्मा से राम गोविंद का भंडार घर में प्रार्थना करेंगे। इससे आपका हो जाएगा ये प्रार्थना समाज याद हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए भंडार घर क्या होता है, जहाँ पे भगवान का मेन मूर्ति होता है, मुख्य रूप से जहाँ पे भगवान को प्रतिस्थापित किया जाता है मंदिरों में। तो हम लोग करेंगे आत्मा से राम और गोविंद का भंडार घर में प्रार्थना। तो ये आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज 1867 में। आत्मा से राम गोविंद भंडार, राम और गोविंद का भंडार घर में प्रार्थना करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और भंडारकर से हो गया आरजी भंडारकर। तो प्रार्थना समाज आपका बन जाएगा काम। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे जो कि MG रानाडे भी इसे कहा जाता है शॉर्ट में। MG रानाडे को भारत जो पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत का इसे सुकरात कहा जाता था। पश्चिम भारत का सुकरात किसे कहा जाता था, महादेव गोविंद रानाडे को। इन्होंने संस्कृत, इन्हें ही महादेव गोविंद रानाडे को ही संस्कृत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। संस्कृत के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किए थे। तो संस्कृत के पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे, पश्चिम भारत का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। इसको याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसको देखते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, बट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और सारा चीज़ याद हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे यदि आप। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कलकत्ता में हुआ था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया था। वही केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में स्थापित किया, जो कि बाल विवाह के विरुद्ध थे और अंततः 1878 में खुद ही अपनी पुत्री का बाल विवाह के रूप में कर देते हैं। तो ये अपने सिद्धांत को ही 1878 में जाके तोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। तो महिला दशा को सुधार के लिए और बाल विवाह के विरोध में केशव चंद्र सेन ने क्या किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित किया। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो आप याद रखेंगे जो केस होता है, केस मतलब बाल, सर का जो बाल होता है, केस जो होता है, उसे हम लोग दिन में कई बार ठीक करते हैं। मतलब जो बाल खराब हो जाता है तो उसको कई बार हम लोग ठीक करते हैं। लड़कियां तो कई बार इसे ठीक करती हैं। तो केस को हम लोग ठीक करने का काम क्या करेंगे, तो रिफॉर्म का काम करेंगे। तो केस को रिफॉर्म करेगा कौन, अपने बाल को, मतलब केस को रिफॉर्म करेंगे। तो केशव चंद्र सेन, जैसे रिफॉर्म आएगा तो याद आएगा आपको केशव चंद्र सेन। रिफॉर्म किसको करेंगे, बाल को, बाल मतलब केस को रिफॉर्म करेंगे। तो केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन से जुड़ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इंडियन रिफॉर्म केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो है यहाँ पे 1873 में, इसका ईयर याद रखना। 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया था। और ज्योतिबा फूले की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी, उसको ध्यान रखेंगे कि गुलामगिरी किसकी रचना है, ज्योतिबा फूले की। तो सत्य शोधक समाज जो है जो ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया था मुख्य रूप से, उसे हम लोग जानेंगे कि कैसे याद करना है। तो इसे याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, आपके पास शब्द क्या है, सत्य शोधक समाज। सत्य का शोध जो करना है, तो सत्य का शोध कैसे होगा, किसी सत्य का शोध करना है तो कैसे होगा, जब ज्योति होगी तो सत्य का शोध हो जाएगा। ज्योति मतलब प्रकाश, तो ज्योति होगी तो सत्य का शोध हो जाएगा, इसलिए सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले का महत्वपूर्ण पुस्तक गुलामगिरी है। और ये मुख्य रूप से किस लिए काम करता था, ये सत्य शोधक समाज, जो छुआछूत की भावना थी उसे खत्म करने के लिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए। और इन्हीं की पत्नी जो ज्योतिबा फूले की पत्नी है, उन्हीं की पत्नी सावित्री बाई फूले हैं, इसे भी याद रखेंगे। तो सत्य का शोध करने के लिए ज्योति चाहिए, इसलिए सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, महाराष्ट्र में किया था और 1873 में इन्होंने
किया था, इसको याद रखें। उम्मीद है आपको यह जो तरीका है आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्या बातें हैं। अगला जो हम लोग के पास यहाँ पे है वो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लीजिए, जो कि बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। जैसा कि 1875 में, इसका डिटेल हमने पहले ही पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में करा दिया, फिर भी यहाँ पे सुन लीजिए, देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था और ये मुख्य रूप से ये शुद्धि आंदोलन की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है डिटेल में, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम है वो मूल शंकर था। मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती का नाम था, इनका नाम मूल शंकर से चेंज करके दयानंद सरस्वती किसने किया था? पूर्णानंद स्वामी ने किया था, याद रखेंगे। और पूर्णानंद स्वामी ने इसका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती कर दिया। और ये दयानंद सरस्वती के तहत ही, आर्य समाज के तहत ही आगे चल करके शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। यह शुद्धि आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें कि बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म को अपना लिए थे। तो हिंदू जितने भी अन्य धर्म में चले गए थे, उनको पुनः वापस ला करके हिंदू धर्म में स्थापित करना, लाना था। यह इस शुद्धि आंदोलन का मुख्य रूप से कार्य था। यह शुद्धि आंदोलन आर्य समाज की एक शाखा थी जो कि दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, जिसका नाम दयानंद सरस्वती उनके एक गुरु थे जो कि पूर्णानंद स्वामी थे, उन्होंने इसे नाम दिया था दयानंद सरस्वती का। और दयानंद सरस्वती का मेन जो गुरु थे उनका नाम वो भी विरजानंद थे, जिनसे विरजानंद से इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, वो वेद की शिक्षा ली थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। और आर्य समाज के तहत ही ये क्या हुआ था, 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आर्य समाज का मुख्य रूप से यहाँ पे क्या क्या काम था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, जो कि पूजा पाठ यज्ञ कर्मकांड थे इसका विरोध करना, ये ब्राह्मणवाद का विरोध था। और अंततः 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना पहले ये करते हैं। डीएवी स्कूल आर्य समाज के द्वारा स्थापित किया जाता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का मृत्यु जो 1883 में ही हो जाता है, लेकिन आर्य समाज की तरफ से 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना की जाती है लाहौर में। क्यों? क्योंकि लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया गया था। 1875 में ये तो स्थापित हो गया था ये हमारा आर्य समाज, लेकिन 1877 में जो है इसका मुख्यालय बम्बई से कर दिया गया था लाहौर, और लाहौर में ही जाकर के 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में यदि आपको डिटेल जानना है तो पिछले वीडियो जाकर के देखेंगे, बहुत सारे इसमें दयानंद वैदिक स्कूल के बारे में या आर्य समाज के बारे में डिटेल से हमने बात किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं। ये अलीगढ़, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं याद करा दूँ कैसे याद करना है इसको। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, वो गौरक्षणी सभा भी चलाया था। 1882 में अपनी मृत्यु से जस्ट एक वर्ष पूर्व जी 1882 में गौरक्षणी सभा लाहौर के क्षेत्र में इन्होंने चलाया था। कौन? दयानंद सरस्वती ने। तो अब ये गौरक्षणी सभा कैसे याद रहेगा? तो देखिए, गौरक्षणी सभा का मतलब क्या है? गौ की रक्षा करना। तो गौ की रक्षा कौन करेगा? जिसके पास दया होगा, तो दयानंद सरस्वती। दया जिसके पास है वही गौ की रक्षा करेगा। तो दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। और ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना ये स्थापित किया गया था, सबको याद रहता है 1875 में। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की रचना है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो जिनके पास दया होगा वही गौ की रक्षा करेंगे, इसलिए गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यहाँ पे 1875 में फिर इसी समय, इसी के साथ साथ जस्ट 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई, वहीं पे यहाँ पे 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चला था। तो अलीगढ़ आंदोलन यही वो आंदोलन है जो यूपी में देवबंद आंदोलन चलता था, उसी के जस्ट अपोजिट में सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। देवबंद आंदोलन क्या था? वो इस्लाम धर्म में सुधार की तो बात करते थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा को नहीं अपनाना चाहते थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान इस्लाम धर्म की सुधार की बात करते थे, तर्कवाद के आधार पे धर्म सुधार करना चाहते थे मुस्लिम में। पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात करते थे मुस्लिम धर्म समाज में, इस्लाम में। लेकिन यह जो है आगे चल करके जो सर सैयद अहमद खान की शुरुआत थी, वह अपने
कार्यकाल में बहुत सारे शिक्षण संस्थान स्थापित किए, जिसमें कि वो आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सर सैयद अहमद खां का ही देन है, उसे याद रखेंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा यूपी के क्षेत्र में चलाया गया था। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं, जैसे कि 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1870 में तहजीब उल अलखाक की जो पत्र है उसकी रचना इन्होंने संपादन किया था 1870 में। तहजीब उल अखलाक, ये याद रखेंगे, तहजीब उल अखलाक जो है उर्दू पत्र होता था, ये सर सैयद अहमद खां की रचना है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो देवबंद स्कूल आंदोलन था उसके विरोध में। तो देवबंद के लिए वहाँ पर मैंने आपको याद कराने के लिए बताया था कि जो देवबंद है तो बंद है तो उसको आज़ाद करना है। तो नाना और अहमद और क्या था, कलाम, नाना अहमद कलाम आज़ाद कराएंगे देव जो बंद है। तो नानो तभी था, फिर अहमद वहाँ पे था, सर सैयद अहमद खां, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद। तो उसको याद रखेंगे। देवबंद आंदोलन के विरोध में सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं, अंततः एएमयू की स्थापना करते हैं। तहजीब उल अखलाक उर्दू पत्र की स्थापना करते हैं, संपादन करते हैं, और साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना ये करते हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाद में परिणत होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास टॉपिक है, जो कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक है 1875 में ही जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसी समय देवबंद अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी समय 1875 में एक्चुअली यूएसए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। यूएसए के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो था, ये मुख्य रूप से वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करते थे, और भारतीय धर्म की विशेषता मुख्य रूप से अमेरिका में ये प्रचार प्रसार किया करते थे, ये थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित करके। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी किसने स्थापित किया था न्यूयॉर्क में? तो न्यूयॉर्क में यूएसए में कर्नल अलकाट ने, जो कि यूएसए के थे, और मैडम ब्लावेटस्की ने, जो कि रूस की थी, मैडम ब्लावेटस्की रूस की थी, ये दोनों मिलकर के, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावेटस्की जो है मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में करते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है इस सोसाइटी की, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, इसका जो मुख्यालय है 1882 में तमिलनाडु के अड्यार में स्थापित कर देते हैं। 1882 में तमिलनाडु के अड्यार शहर में इसके थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय को स्थापित कर दिया जाता है। और बाद में आगे चल करके जब 1889 में इससे एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, वह एनी बेसेंट इनसे जुड़ती है और उसका सदस्य बनती है थियोसोफिकल सोसाइटी का। और अंत में जाकर के जब यह कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है, तो एनी बेसेंट को अंत में ये थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बना लिया जाता है। और ये एनी बेसेंट वही एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि 1917 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1917 जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इस बात को याद रखेंगे। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट ही थी, जो कि आयरलैंड की थी। और यह अंततः थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी करती हैं। और एनी बेसेंट का आगे चल करके होम रूल लीग का आंदोलन भी बहुत फेमस है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि 1893 में ये एनी बेसेंट जो है भारत आती हैं, और मुख्य रूप से सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है इसकी स्थापना कर देती हैं। इस अपने कार्यकाल में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करके यहाँ पे अपना कार्य आगे बढ़ाती हैं। यही सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बनारस में जो स्थापित होता है, वह आगे चल करके 1915 में BHU का रूप ले लेते हैं, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। दोस्तों यहाँ पे मैं पुनः बता दूं अच्छे से कि जब 1893 में एनी बेसेंट जी के द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की जाती है, वही सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है अंततः आगे चल करके 1915 में BHU के रूप में स्थापित हो जाता है, जो कि BHU अधिनियम लाया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अधिनियम लाया गया था 1915 में। उसके तहत 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसी BHU के स्थापना वाले सम्मेलन में महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत में किसी
सभा में भाग लेते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ये यूएसए की संस्था थी। मैडम ब्लावेटस्की ने और कर्नल अलकाट ने इसे स्थापित किया था। बाद में चल के एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी, जो कि आयरलैंड की थी। और एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की, वही स्कूल जो कि बाद में बीएचयू में परिणत हो गया 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था यहाँ पे आपके लिए। और इसके अलावा यहाँ पे अन्य तथ्य जो अभी हैं आगे उसे हमें डिस्कस भी करना है, जो अगले पेज पे भी हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए एक और है, जो कि 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्थापित किया गया था। ये किया गया था राणा डे के द्वारा, हेमजी राणा डे, वही पश्चिम भारत के सुकरात और जीजी अगरकर और वीवी छिबदोनकर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। 3 व्यक्ति को याद रखेंगे। पुणे में बता दूं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में एमजी राणा डे के नेतृत्व में किया गया, और साथ में जीजी अगरकर थे और वीजी छिबदोनकर थे। ये तीनों मिलकर के ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जो कि पश्चिम भारत में मुख्य रूप से ये शिक्षा का कार्य करते हैं और संस्कृत की शिक्षा को आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। और इसी के द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ही आगे चल करके 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में जो है उसको स्थापित किया जाता है, याद रखेंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे इसको मैं बता दूं। तो इसे कनेक्ट करने के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शब्द आपके पास क्या क्या है, दक्कन एजुकेशन है। तो एजुकेशन को थोड़ी देर के लिए आप राशन दिमाग में रखिए, दक्कन एजुकेशन को थोड़ी देर के लिए राशन याद रखिए। तो अभी इसमें राशन से जोड़ करके देखते हैं कि इसमें डे मतलब दिन होता है। तो डे में अगर राशन का ढक्कन खुला होगा, डे में अगर राशन मतलब एजुकेशन का ढक्कन खुला होगा तो वह छीन कर लेके चला जाएगा कोई। तो डे में अगर राशन मतलब एजुकेशन का ढक्कन खुला होगा तो उसे कोई छीन करके लेके चला जाएगा। तो यह याद रखेंगे तो ऑप्शन से आपका वहाँ काम बन जाएगा कि डे में अगर राशन का ढक्कन खुला है तो कोई छीन करके लेके चला जाएगा। तो इससे आपका याद रहेगा कि दक्कन एजुकेशन मतलब राशन, यदि खुला है ढक्कन उसका तो डे में खुला है अगर तो छीन कर कोई लेके चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ आपके पास यहाँ पे जो संगठन थे, संस्थापक थे, यहाँ पे इतना मैंने डिस्कस किया है। अभी आगे और भी है, उसको भी आप देख करके चले जाइए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास जो तथ्य है उसको भी देख के चले जाएं, ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि आपको मैं बता दूं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो चैप्टर है, इसमें सारा आपका रिवीजन भी हो गया और जितने भी संगठन थे आपके वो सारे यहाँ पे डिस्कशन उनका हो गया। अब जल्दी से इसको फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना है। 15 मिनट में इसको करके 10 से 15 मिनट में निकल जाना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने डिस्कस कर लिया है। अब खाली इसको ध्यान में रखेंगे ताकि आपकी नज़र से गुजरा हुआ रहे, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए जैसे देखते हैं हम यहाँ पे क्या है कि है 1885 का एक संगठन है सेवा सदन बम्बई में स्थापित किया जाता है, और वो स्थापित जो होता है बहराम जी एम मालावारी के द्वारा। मतलब एम मालावारी याद रखना है, सेवा सदन एम मालावारी। तो ये बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा पुनर्विवाह के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे, ये सेवा सदन एम मालावारी जी के द्वारा। तो सेवा सदन एम मालावारी को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सेवा कौन करेगा, जिसके पास माल होगा। माल मतलब सामान संसाधन, तो ये जिसके पास माल होगा वही सेवा करेगा, इसलिए इसको सेवा से याद रखेंगे मालावारी। तो ध्यान रखें, एक्चुअली सेवा सदन एक मुंबई में है, एक सेवा सदन पुणे में भी स्थापित किया गया था, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सेवा सदन मुंबई वाले की बात करें जिसमें मालावारी है, तो मालावारी वाला जो है मुंबई में होगा, जिसमें मुंबई में आपको यहाँ पे आएगा मुंबई, इसको लिखेंगे तो मो आएगा या बो आएगा, मालाबारी में भी मो और बो आएगा। तो मुंबई वाला मालाबारी याद रखेंगे सेवा सदन। अब सेवा वही करेगा जिसके पास माल होगा, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं 1887 में देव समाज जो लाहौर में स्थापित किया गया था, ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्थापित किया था। ये ब्रह्म समाज जैसा ही था। ये ब्रह्म समाज जिस हिसाब से काम करते थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसी तरह ये लाहौर के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये देव समाज की स्थापना करके ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे ले जा रहे थे। तो इसको ध्यान रखेंगे, याद कैसे होगा। तो देव का काम कौन करेंगे, देव मतलब शिव,
तो शिव जो भगवान है वो देव हैं, तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, इसको दिमाग में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। रटना नहीं है, आपको दिमाग में रखना ताकि ऑप्शन से आपका काम बन जाए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फिर 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था गुरदासपुर पंजाब के क्षेत्र में। तो अहमदिया आंदोलन तो इसको नाम से ही याद हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू किया था, जो कि ईसाई से इस्लाम का बचाव कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, ईसाई से इस्लाम का बचाव कर रहे थे पंजाब में, कि ईसाई में जो मुस्लिम लोग ईसाई में परिणत हो रहे थे उससे इनको बचाना था, इसलिए अहमदिया आंदोलन चलाया था गुरदासपुर पंजाब के क्षेत्र में। और ये अहमदिया आंदोलन जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, ये खुद को क्या कहते थे, कृष्ण का अवतार मानते थे, याद रखेंगे। तो मिर्जा गुलाम अहमद जो है खुद को स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते थे, मसीहा की संज्ञा ये खुद को दे रखा था। किसने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, जो कि अहमदिया आंदोलन चला रखा था पंजाब के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, जो अगला है वो महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पास यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ पहले से ही, कि 1889 में ही शारदा सदन जो मुंबई में स्थापित हुई थी, शारदा सदन, वो पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी मुंबई में। तो पंडिता रमाबाई शारदा सदन, शारदा से याद रखेंगे, शारदा मतलब लेडीज, पंडिता रमाबाई भी ये लेडीज हैं। तो शारदा सदन जो है मुंबई में स्थापित किया गया था वो पंडिता रमाबाई के द्वारा, और ये मुख्य रूप से विधवा आश्रम था शारदा सदन, ये याद रखेंगे। तो शारदा सदन मतलब शारदा से लेडीज, विधवा भी लेडीज और रमाबाई भी लेडीज, तो शारदा सदन पंडिता रमाबाई विधवा आश्रम था। मुख्य रूप से आर्य महिला सभा की स्थापना इन्होंने की थी पंडिता रमाबाई ने, और नारी को बढ़ाने के लिए नारी आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। नारी के आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए थे पंडिता रमाबाई ने, जो कि आगे चल करके महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना DK कर्वे के सहयोग में करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये शारदा सदन के बाद हम लोग अगले संगठन पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ईयर याद रखना है आपको, 1897 रामकृष्ण मिशन, जो कि विवेकानंद ने शुरू किया था। विवेकानंद का ही मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का मूल नाम था। तो नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद की उपाधि जो दिए थे वो खेत्री महाराज थे राजस्थान के, उन्होंने विवेकानंद की उपाधि नरेंद्र नाथ दत्त से दिया था विवेकानंद की उपाधि, याद रखेंगे। इसके बारे में रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में पिछले वीडियो में बहुत शानदार डिस्कशन डिटेल में मैंने किया हुआ, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना या रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, याद रखेंगे। अन्य सभी जो है मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, और विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो मूर्ति पूजा करते थे, और वेलूर में मठ स्थापित करके ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था कलकत्ता में। तो ये महिला स्थिति की शिक्षा और स्थिति की सुधार की बात करते थे, हिंदू धर्म की सुधार की बात करते थे, अंधविश्वास को खत्म करना चाहते थे। और ये रामकृष्ण मिशन हंस जो है, रामकृष्ण मिशन जो है मुख्य रूप से वेदांत और वेद की शिक्षा और बौद्ध धर्म के दर्शन को लेकर के हिंदू धर्म में मानवता के प्रचार के लिए कार्य किया करते थे रामकृष्ण मिशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, एक सेकेंड, ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो बच गए हैं उसको फटाक से देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मुख्य रूप से है आपके पास यहाँ पे 1902 में क्या है, 1902 में भारत धर्म महामंडल वाराणसी में, भारत धर्म महामंडल जो वाराणसी में स्थापित हुआ था 1902 में, वह मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत धर्म महामंडल की स्थापना, यह मुख्य रूप से आर्य समाज का जो है ये विरोधी थे, आर्य समाज का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के ये विरोधी थे। भारत धर्म महामंडल, याद रखेंगे, भारत धर्म महामंडल जो है वह मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनदयाल शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था यूपी वाराणसी में, जो कि आर्य समाज के सिद्धांत का विरोधी थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज सिद्धांत के विरोधी कौन थे, तो आर्य समाज के विरोधी थे भारत धर्म महामंडल। वहीं पे ब्रह्म समाज का विरोधी वहाँ पे मैंने बताया था कि वो था धर्म सभा,
जो कि धर्म सभा जो है वो ब्रह्म समाज का विरोधी था, और यहाँ पे आर्य समाज का विरोधी भारत धर्म महामंडल है। दोनों विरोधी वाला धर्म से ही शुरू होता है, वो धर्म सभा था, ये धर्म महामंडल है, याद रखेंगे। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब इसे ध्यान रखना है कि इसका काम क्या था। भारत धर्म महामंडल का काम था सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। मुख्य रूप से हिंदू संगठन था, ये रूढ़िवादी हिंदू संगठन का ये कार्य करते थे। भारत धर्म महामंडल जो कि यूपी वाराणसी में शुरू किया गया था मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनदयाल शर्मा के द्वारा। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसे ध्यान रखना है। तो याद करने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ कैसे याद रखा जाएगा इसे, कि यहाँ पे क्या आपके पास शब्द महामंडल, तो महामंडल किसका होगा, महामंडल किसका होगा, मोहन कृष्ण जो कि दयालु हैं, मोहन और कृष्ण जो दयालु हैं उन्हीं का महामंडल होगा, या महामंडप होता है, महामंडल होगा, किनका होगा, मोहन कृष्ण जो दयालु हैं उन्हीं का महामंडल होगा। मोहन कृष्ण जो दयालु हैं उन्हीं का महामंडल होगा, ये याद रखेंगे। तो इससे आपका हो जाएगा मोहन से मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दयाल शर्मा। ठीक है, तो मोहन कृष्ण जो दयालु हैं उन्हीं का महामंडल होगा। महामंडल किनका होता है, जो मोहन कृष्ण भगवान मोहन है और वो जो दयालु हैं उन्हीं का महामंडल है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1905 में, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1905 में, जो कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय की बात है 1905 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो मुंबई में स्थापित किया गया था, वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किन के द्वारा, 1905 में, वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मुंबई में 1905 में किया गया था। मुख्य रूप से दलित समाज के सुधार की बात करते थे, तो इसको ध्यान रखेंगे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट कौन होंगे, गोपाल कृष्ण होंगे, जो गोपाल हैं कृष्ण हैं वही तो सबका काम करते थे, तो इसलिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखेंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद 1909 में पूना सेवा सदन, जैसे कि मुंबई में सेवा सदन मालावारी के द्वारा किया गया था, उसी तरह पूना सेवा सदन है जो कि जीके देवधर के द्वारा और रमाबाई रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पूना सेवा सदन जीके देवधर के द्वारा, ठीक है, रमाबाई रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था। यह महिला रोजगार की बात मुख्य रूप से करते थे। पूना सेवा सदन महिला रोजगार की बात करते थे और महिला स्थिति की उन्नति की ये बात किया करते थे। तो आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं उसको, जो कि यहाँ पे है 1910 में निष्काम कर्म मठ की स्थापना की थी। निष्काम कर्म मठ, तो ये निष्काम कर्म मठ जो पूना में स्थापित किया गया था, वो डीके कर्वे, जिनका नाम धोंदो केशव कर्वे है, उसी को कहते हैं डीके कर्वे। तो डीके कर्वे ने निष्काम कर्म मठ की स्थापना पूना में इन्होंने किया था, जो कि मुख्य रूप से महिला शिक्षा की सुधार की बात करते थे और विधवा जो है उनकी दशा में सुधार की बात करते थे। और इन्हें डीके कर्वे ने ही जो निष्काम कर्म मठ पूना में था, उन्हीं के तहत महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में इन्होंने किया था। तो पहला महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो डीके कर्वे के ही द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में किया गया था, याद रखेंगे, जो कि 1910 में निष्काम कर्म मठ की शुरुआत इन्होंने किया था। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसे मैं बता देता हूँ। तो इसे याद करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि निष्काम कर्म कौन करेगा, निष्काम जो निस्वार्थ काम कौन करेगा, जो कड़वे लोग होते हैं, काफ़ी हृदय से काफ़ी सख्त और मजबूत होते हैं, मतलब वो कड़वे लोग, मतलब हृदय से मतलब वो वाला कड़वा नहीं जो कि एलर्जी वाला नहीं, एक अंदर से मजबूत लोग। तो कड़वे लोग जो होते हैं, कड़वे लोग निष्काम कर्म की बात करते हैं, किसी स्वार्थ की बात नहीं करते हुए, अपने सब कुछ न्यौछावर करते हुए, वो ऐसे कड़वे लोग हैं जो निष्काम कर्म की बात करते हैं। तो कड़वे लोग निष्काम कर्म करते हैं, इससे आप कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आएगा निष्काम कर्म तो आपको दिमाग में आएगा कड़वे लोग। तो ये डीके कर्वे जिन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में किया था, निष्काम कर्म का ये महत्वपूर्ण योगदान है डीके कर्वे के तहत माध्यम से। और यहाँ पे मैं बता दूं कि डीके कर्वे ने ही 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना किया था, जिसमें कि पंडिता रमाबाई का भी महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 1911 की बात है, यहाँ पे सोशल सर्विस लीग की बात करते हैं। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। 1911 में सोशल सर्विस लीग जो कि नारायण मल्हार जोशी ने किया था, और स्कूल पुस्तकालय की स्थापना की ये बात करते थे 1911 में। सोशल सर्विस लीग जो है, सोशल
सर्विस लीग जो है वो नारायण मल्हार जोशी ने स्थापित किया था। कहाँ पे? ये मुख्य रूप से मुंबई के क्षेत्र में, और ये आपका पुस्तकालय और स्कूल की स्थापना का काम ये करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सोशल सर्विस कौन काम करेगा? जो जोश में होते हैं वही सोशल काम करते हैं। तो जोश में होते हैं, मल्हार जो है वो जोश में होते हैं और वो सोशल काम करते हैं। तो सोशल जैसे आएगा वो सोशल काम कौन करते हैं? सोशल सर्विस कौन करता है? सोशल सर्विस वाले लोग कौन होते हैं? जो जोश में होते हैं वो सोशल सर्विस करते हैं। तो 1911 में सोशल सर्विस नारायण मल्हार जोशी ने स्थापित किया था, जो स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना की बात करते थे। उसके बाद 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय यहाँ पे सेवा समिति इलाहाबाद में ये स्थापित किया गया था हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, सेवा समिति जो इलाहाबाद में हुआ वो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, जो पिछड़ी जाति की दशा के सुधार की बात करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, वो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जो सेवा समिति स्थापित की गई थी वो इलाहाबाद में की गई थी। तो सेवा समिति कैसे याद रहेगा? तो सेवा कौन करते हैं? जिसके पास हृदय है। तो हृदय जिसके पास है वही सेवा करेंगे, और जिसके पास माल है वही सेवा करेंगे। वो याद रखेंगे, मालाबारी वाला, पुणे वाला, माल जिसके पास है वो सेवा करेगा, और हृदय जिसके पास है वो सेवा समिति में काम करेगा। तो सेवा, वहाँ पे सेवा सदन है, यहाँ पे समिति है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, सेवा किसका? मिति का। मित मतलब दोस्त। तो सेवा समिति मतलब इसमें मित रखेंगे। तो सेवा जो है मित का मतलब, मित का सेवा कौन करेंगे? जिसके पास हृदय है। तो सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद याद रखेंगे, जो कि पिछड़ी जाति के सुधार की बात करते थे। उसके बाद 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन जो मद्रास में स्थापित किया गया था, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन मुख्य रूप से एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, वीमेंस की बात आ गई तो एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय महिला की सुधार की बात करते थे, भारतीय महिला की जो दशा थी उसकी सुधार की बात इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन के माध्यम से मद्रास में शुरू किया था। किसने? एनी बेसेंट ने, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, जो कि 1917 में, ये इसी के कारण 1917 में एनी बेसेंट को कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की बागडोर सौंपी थी, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। इसी के कारण इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन के कारण, क्योंकि महिला की स्थिति को सुधार ये लगातार बात कर रही थी। उसके बाद 1915 में मुख्य रूप से हिंदू महासभा की स्थापना की गई। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में किया था। इन्हीं मदन मोहन मालवीय के तहत जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो एक्ट लाया गया था, उसके तहत 1916 में मदन मोहन मालवीय ने जो BHU की स्थापना हो गई थी, उसको ध्यान रखेंगे। जो एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित किया गया था 1813 के आसपास में, 93 के आसपास में, वो उसी 1899 के आसपास में वही हिंदू सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो बाद में परिणत हो जाती है 1915 एक्ट के तहत, हिंदू महासभा 1915 अधिनियम के तहत, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में BHU की स्थापना कर दी जाती है। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं, जो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है अहमदाबाद में। इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधार की बात ये लोग करते थे। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण बच गए उसे तो हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे साबरमती आश्रम की बात होगी। 1918 में विश्व भारती की बात करते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विश्व भारती की बात, एक सेकेंड इसको सही से कर लें। ये विश्व भारती की बात जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये विश्व भारती की स्थापना की थी, मुख्य रूप से कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो पूछेगा विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कलकत्ता में किए थे। यहीं पे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी। जस्टिस पार्टी मतलब न्याय संगठन था कुछ, तो न्याय संगठन हिंदी में है। तो जस्टिस पार्टी की बात करेंगे तो 1916-17 में स्थापित किया गया था मद्रास के क्षेत्र में जस्टिस पार्टी, जिसमें कि CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराजन, ये 3 व्यक्ति थे जो जस्टिस पार्टी की स्थापना किए थे। वो मद्रास के क्षेत्र में याद रखेंगे, जस्टिस पार्टी, मुदलियार, नायर और त्यागराजन, ये 3 व्यक्ति मद्रास के क्षेत्र में 1916-17 में जस्टिस पार्टी की स्थापना करते हैं। जैसे कि होम रूल की स्थापना भारत में वहाँ पे एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसी समय जस्टिस पार्टी की स्थापना दक्षिण भारत के क्षेत्र में मद्रास में मुदलियार, नायर और P त्यागराजन के द्वारा
किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1922 में फिर बात कर लेते हैं, जो भील सेवा मंडल की स्थापना मुख्य रूप से अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा राजस्थान के क्षेत्र में किया गया था। ये भील सेवा मंडल की स्थापना राजस्थान के क्षेत्र में अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण है 1924 वाला बहिष्कृत हितकरणी सभा। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है, इनके संस्थापक कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, जो मुंबई के क्षेत्र में स्थापित किया था, जो दलितों की बात करते थे। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा अम्बेडकर 1924 में, ये भी याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे। तो दोस्तों एक बार पुणे में यहाँ पे बता दूं कि 1922 में जो भील सेवा मंडल स्थापित किया गया था वो अमृतलाल विट्ठल दास जी के द्वारा राजस्थान के क्षेत्र में, इसको ध्यान रखेंगे, पुणे मैंने बता दिया। फिर 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं कई बार, तो ये इसका ईयर भी याद रखना है। 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा, जो कि अंबेडकर जी के द्वारा मुंबई के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। उसके अलावा 1932 में हरिजन सेवक संघ जो स्थापित किया गया था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे के क्षेत्र में हरिजन पत्रिका भी इन्होंने स्थापित किया था, शुरू किया था। और 1924 में वहीं पे वाईकोम सत्याग्रह की बात करेंगे तो वाईकोम सत्याग्रह पेरियार के द्वारा स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था। ये पेरियार वही व्यक्ति हैं जिनका मूल नाम EV रामास्वामी है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेरियार का ही मूल नाम जो है EV रामास्वामी है, और पेरियार ने, EV रामास्वामी ने वाईकोम सत्याग्रह केरल के क्षेत्र में माधवन के सहयोग से किया था। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसी का नाम हिंदी में आत्मसम्मान आंदोलन है। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है 1925 में EV रामास्वामी के द्वारा, जो पेरियार हैं उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था मद्रास में। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान मूवमेंट में मो आएगा, तो मद्रास में भी मो आएगा, तो याद रखेंगे। केरल वाला जो है वो केरल में वाईकोम आएगा, को आएगा, तो वह को से केरल याद रखेंगे, तो वाईकोम सत्याग्रह EV रामास्वामी के द्वारा, दोनों वाईकोम सत्याग्रह भी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी वो EV रामास्वामी या पेरियार के द्वारा स्थापित किया गया था। और लास्ट में एक गुरुवयु सत्याग्रह जो है पिल्लई AK गोपालन और सुब्रमण्यम के द्वारा केरल के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन थे जिसके संस्थापक हमें जानना होता है। वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से महत्वपूर्ण सारे संगठन मैंने कवर कर दिया, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और जो भी मित्र पिछला वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे ही जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात उसमें करी है, जो कि उसमें जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हमने किया हुआ है, ताकि आपके वहाँ से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इस तरह से लगातार हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। अगला वीडियो इसमें आपके पास आएगा अब कांग्रेस का अधिवेशन, तो कोशिश करूँगा मैं पूरे कांग्रेस के अधिवेशन को एक ही साथ एक ही वीडियो में कराने का, यदि संभव हो पाया तो एक ही वीडियो में उसे करा करके जाऊँगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमारे बीच आते हैं कांग्रेस संगठन से, कांग्रेस के अधिवेशन से। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और इसे लाइक करके अवश्य जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।